Hello guys, welcome back to the platform of JRF Adda. मैं मधुश्री हूँ and this is our last trend analysis series. पिछले 2 हफ्ते से हम लोग ट्रेंड एनालिसिस कर रहे थे हर एक यूनिट का टोटल 5 इयर्स के क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर रहे थे 2019 से लेके 2023 का। आज हम लोग रिसर्च के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। उससे पहले दिस इज माय बैकग्राउंड। जो लोग मुझे पहली बार देख रहे हो, मैं मधुश्री हूँ। मैंने अपना बीएससी फूड एंड न्यूट्रिशन में किया है, एमएससी पब्लिक हेल्थ न्यूट्रिशन में किया है। मैंने 2 टाइम्स नेट क्लियर किया है इन होम साइंस कैटेगरी विथ 93 एंड 94 परसेंटाइल एंड मैं पिछले 5 साल से डेवलपमेंटल सेक्टर के साथ जुड़ी हुई हूँ एंड मैं एज एन असिस्टेंट प्रोफेसर के तौर पे भी एमएस यूनिवर्सिटी वडोदरा में काम कर चुकी हूँ। एंड ये ऑफर जो है पेड कोर्स के लिए है। 6 सितंबर टू 11 सितंबर ये ऑफर पीरियड है। इसमें आप पेड कोर्स परचेस कर सकते हो। जेआरएफ अड्डा ऐप है, ठीक है, उसमें जाके आप हेल्पलाइन नंबर वहाँ पे दिया हुआ है, वहाँ पे आप कॉल करके डिटेल पूछ सकते हो, ठीक है। ऑलरेडी होम साइंस के क्लासेस पिछले 3 हफ्ते से चालू हो गया है। हम लोग ह्यूमन डेवलपमेंट, फैमिली स्टडीज, कम्युनिकेशन वाले जो यूनिट है वो ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। अभी हम लोग आगे जाके दूसरा यूनिट चालू करेंगे। अगर इफ यू वांट टू जॉइन द होम साइंस पेड बैच कोर्स then you can contact to the helpline number which is available in a JRF Adda application, ठीक है। और यहाँ पे आपको 10% डिस्काउंट मिल जाएगा। और सिर्फ आप होम साइंस नहीं, अगर आप दूसरे कैटेगरी से बिलोंग करते हो लाइक एजुकेशन, कंप्यूटर साइंस, हिस्ट्री, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, कॉमर्स, तो आप परचेस कर सकते हो। आपको कोड यूज करना पड़ेगा TD110, ठीक है। एंड ये लिमिटेड पीरियड ऑफर है, सो हरी अप। एंड दिस इज माय डेली शेड्यूल। यूट्यूब में मेरा क्लास रहता है थर्सडे, फ्राइडे एंड सैटरडे। हम लोग कल भी मिलेंगे। कल मैं एक स्पेशल वीडियो आपके लिए लेके आऊंगी, है ना। जैसे आपको पता है नेशनल न्यूट्रिशन मंथ चल रहा है, तो उसके ऊपर मैं वीडियो बना के लेके आऊंगी आपके लिए। और हम लोग कल 8 बजे मिलेंगे। और पेड सेशन जो होते हैं वो 9 बजे से होते हैं वेडनेसडे, सैटरडे एंड संडे को, ठीक है। एंड लेट्स स्टार्ट देन। See, the first question is which of the following scale represent the least powerful? क्या पूछा है? Least powerful and the lowest level of measurement. यहाँ पे आपके 4 ऑप्शन दिया हुआ है: ऑर्डिनल स्केल, इंटरवल स्केल, नॉमिनल स्केल एंड रेशियो स्केल। तो आंसर वुड बी नॉमिनल स्केल, ठीक है। आइए जान लेते हैं। तो नॉमिनल स्केल जो है, यहाँ पे क्या होता है? द डेटा ओनली कैन बी कैटेगराइज्ड, ठीक है। नॉमिनल के बाद जो पावरफुल वाले स्केल होते हैं वो है ऑर्डिनल। इसमें क्या होता है? डेटा जो है वो कैटेगराइज भी होते हैं और रैंक भी हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। इंटरवल स्केल यूज करके हम लोग क्या कर सकते हैं? डेटा को कैटेगराइज कर सकते हैं, रैंक कर सकते हैं और इवनली स्पेस्ड भी हम लोग डेटा के अंदर कर सकते हैं, ठीक है। रेशियो स्केल जो है ये मोस्ट पावरफुल है, ठीक है। याद रखना सीक्वेंस में भी क्वेश्चन पूछा जाता है। और नॉमिनल स्केल जो है ये लीस्ट पावरफुल है, ठीक है। नाउ रेशियो स्केल में क्या क्या फैसिलिटीज है? कैटेगराइज कर सकते हैं डेटा को, रैंक कर सकते हैं, इवनली स्पेस्ड है एंड इट हैज अ नेचुरल जीरो वैल्यू, ठीक है। Now, second question is study of the nutritional status of a children born in 2010 in a village would be an example of empirical study, cohort study, trend study and intervention study. And the answer would be the cohort study. Cohort means longitudinal study जो बहुत पहले से चलते हुए आ रहा है and जिसका आफ्टर इफेक्ट कुछ समय बाद नहीं, कुछ ईयर बाद देखने के लिए मिलता है, ठीक है। अगर आप पूरे ट्रेंड एनालिसिस भी करना चाहते हो तो यू हैव टू अप्लाई द कोहॉर्ट बेस्ड स्टडी, ठीक है। नाउ एम्पिरिकल रिसर्च क्या है? It is a research based on the observation and the measurement of phenomena as directly experienced by the researcher. Panel studies क्या है? Information about the same cases at 2 or more points of the time. Trend study क्या है? We can compare the sample surveys describing the same population 2 or more points of a time.
अब देखो 3 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा है, सैम्पलिंग एरर एसोसिएटेड विद द रैंडम सैम्पलिंग कैन बी डिटरमाइंड बाय द फॉलोइंग फॉर्मूला वेयर S indicate as sample and standard deviation and n is a sample size. ठीक है, तो सैम्पलिंग एरर एसोसिएटेड विद डिटरमाइन, तो सैम्पलिंग एरर, ठीक है, आपको डिटरमाइन करना है कौन से फॉर्मूला के लगा के, ठीक है, वो आपको बोलना है। तो आंसर वुड बी S डिवाइडेड बाय रूट n माइनस 1, ठीक है, ये आपको यूज करके सैम्पलिंग एरर मेजरमेंट करना है। 4 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा है, विच ऑफ द फॉलोइंग टेस्ट इज मोस्ट सुटेबल फॉर स्टडिंग एसोसिएशन बिटवीन इनकम लेवल एंड मदर्स एंड देयर बाइंग प्रैक्टिसेस फॉर एन इन्फेंट वेयर। ठीक है, यहाँ पे एसोसिएशन पूछा है, एसोसिएशन, फ्रीक्वेंसीज, those keywords are related to the chi-square test. ठीक है, now t-test क्या है, it is a statistical test that compares the means of the two sample. ठीक है, comparison होता है specifically mean, ठीक है, of two samples. ANOVA क्या है, analysis of variance, it is a test for differences among the mean of a whole population. ठीक है, now Pearson correlation, it measures the strength of linear relationship between the two variable. now फिफ्थ नंबर क्वेश्चन पे क्या पूछा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एडवांटेज, गौर से पढ़ना, नॉट एन एडवांटेज ऑफ फिक्स्ड रिस्पॉन्स क्वेश्चन इन अ क्वेश्चनियर। यहाँ पे चारों ऑप्शन दिया है, क्या है, facilitate completion of a questionnaire, easy to score and code, useful where there is a little or no information about the sample, and no writing is required by the respondent. मतलब नॉट एन एडवांटेज मतलब डिसएडवांटेज पूछा है। और फिक्स्ड रिस्पॉन्स क्वेश्चनियर क्या है, यूजफुल वेयर देयर इज लिटिल और नो इंफॉर्मेशन अबाउट द सैंपल। नाउ 6 नंबर क्वेश्चन क्या है, द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट। तो आपको नॉन पैरामेट्रिक जो टेस्ट है उसका कैरेक्टरिस्टिक के बारे में पूछा है, क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स है। यहाँ पे देखिए ऑप्शन में क्या क्या है, डू नॉट सपोज एनी पर्टिकुलर डिस्ट्रीब्यूशन, आर क्विक एंड इजी टू यूज, कैन नॉट बी अप्लाइड टू द नॉमिनल एंड ऑर्डिनल स्केल्स, कैन बी यूज्ड व्हेन द मेजरमेंट आर नॉट वेरी एक्यूरेट, मेक assumption about homogeneity of a variance. ठीक है, तो आंसर वुड बी डू नॉट सपोज एनी पर्टिकुलर डिस्ट्रीब्यूशन, उसके बाद होगा आर quick and easy to use and can be used when the measurements are not very accurate. ठीक है, तो A, B, D would be the correct answer. अब देखो the advantages of the non-parametric test. क्या क्या advantage है, they may be only the alternative when the sample size are very small. Very small मतलब less than 30. ठीक है, अगर हम लोग को ethically significant दिखाना है तो सैंपल साइज शुड नीड टू बी मोर देन 30. नॉन पैरामेट्रिक कब यूज होता है, जब सैंपल साइज लेस देन 30 होता है। ठीक है, या और सारे डिफरेंट सर्कमस्टेंसेस है, पर वन ऑफ द सर्कमस्टेंसेस इज लेस देन 30 and then they make fewer assumption about the data, they are useful in analyzing the data, and they are inherently in ranks and categories. Now 7 number question is which of the following a type of case studies. ठीक है, कौन सा है, ऑब्जर्वेशनल, हिस्टोरिकल, डायमेंशनल, सिचुएशनल एंड एक्सपेरिमेंटल। आंसर वुड बी ऑब्जर्वेशनल, फिर हिस्टोरिकल एंड सिचुएशनल। ठीक है, ऑब्जर्वेशनल केस स्टडीज होते हैं, हम लोग जब फील्ड में जाते हैं, कोई भी एक्सपेरिमेंटल ट्रायल जब रन होते हैं, ठीक है, डिफरेंट टाइप ऑफ रैंडम कंट्रोल ट्रायल हो सकता है, आपके क्रॉस सेक्शनल हो सकता है ना, डिफरेंट स्टडीज, तो उसमें कुछ कुछ फैक्टर्स होते हैं। हम लोग को अगर हमारे इंटरवेंशन बेस्ड स्टडीज है तो अगर हम लोग को आउटपुट चाहिए या पॉजिटिव इम्पैक्ट क्या हो रहा है, कितना फ्रूटफुल है स्टडी,
देखने के लिए हम लोग केस स्टडीज डेवलप करते हैं। वहाँ पे डिफरेंट सेगमेंट्स होते हैं, जैसे ऑब्जर्वेशन बेसिस, पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन होते हैं, रिसर्चर ऑब्जर्वेशन होते हैं, ठीक है। और भी बहुत सारे ऑब्जर्वेशन केस स्टडीज के क्राइटेरियाज है, पर ये दो मुख्य है, ठीक है। हिस्टोरिकल हो सकता है, पास्ट में क्या स्थिति था, अभी क्या है, उसको कोरिलेट करके केस स्टडी डेवलप हो सकता है। सिचुएशनल, आप जब फील्ड विजिट पे जा रहे हो, एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम आपको क्या देखने के लिए मिल रहा है, ऑन द बेसिस ऑफ दैट वी कैन डेवलप अ केस स्टडी, ठीक है। तो ए बी डी वुड बी द करेक्ट आंसर। Now, 8 number question is which of the following data collection tool are the most suitable? क्या पूछा है? Most suitable for the research study on the assessment of the preference of the adolescent for the choice of their career with a sample size of 40. ठीक है, तो क्या क्या ऑप्शन है? सेमी स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू, फिर फोकस ग्रुप डिस्कशन, पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन, नॉन पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन एंड प्रोजेक्टिव टेक्निक। तो आंसर वुड बी सेमी स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू, फोकस ग्रुप डिस्कशन एंड प्रोजेक्टिव टेक्निक। आपको सैंपल साइज बोला है 14, ठीक है। तो सेमी स्ट्रक्चर्ड जो इंटरव्यू होते हैं उसमें कुछ क्वेश्चन तो स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में क्वेश्चनियर पे इंक्लूडेड होते हैं, कुछ कुछ क्वेश्चन आपके ओपन एंडेड भी होते हैं, कुछ कुछ क्लोज एंडेड भी होते हैं, ठीक है। कोई क्वेश्चन में ऑप्शंस रहता है, उसके बेसिस पे आंसर देना पड़ता है, और कुछ क्वेश्चन में ऑप्शन नहीं भी रहता है, ठीक है। सेमी स्ट्रक्चर इंटरव्यू के माध्यम से हम लोग जो 40 सैंपल साइज है उसके एडोलेसेंट के कैरियर ऑप्शन को एनालाइज कर सकते हैं या प्रेफरेंस को चूज कर सकते हैं। फोकस ग्रुप डिस्कशन क्या है? जब एफजीडी होता है तो एफजीडी में लाइक 1 एफजीडी आपको कंडक्ट कराना है, तो 1 एफजीडी में जो पार्टिसिपेंट होगा वो मैक्स टू मैक्स 10 to 12 पीपल would be in one would need to be participate in 1 FGD, ठीक है। उसके बाद ऐसे 2-3 अगर FGD आप कंडक्ट कर सकते हो तो आपको 40 पीपल आप इजीली रीच कर सकते हो, ठीक है। प्रोजेक्टिव टेक्निक, आपके जो भी अवेलेबल कैरियर ऑप्शन है अकॉर्डिंग टू द ट्रेंड्स ऑफ द सोसाइटी उसको आप प्रोजेक्ट कर सकते हो कि ये ऑप्शन है। तो अगर आप मास ऑडियंस के सामने मतलब 40 पीपल के सामने प्रोजेक्ट कर रहे हो तो उन लोग अकॉर्डिंग टू प्रोजेक्शन जब भी जो मतलब जिसका जो कैरियर ऑप्शन पसंद है, ठीक है, वो चूज कर सकते हैं, वो बोल सकते हैं कि मुझे डॉक्टर बनना है। मान लो पहले प्रोजेक्शन आया, पहला स्लाइड आया डॉक्टर, उसके बाद आया इंजीनियर, उसके बाद आया न्यूट्रिशनिस्ट, ठीक है। तो वो चूज कर सकते हैं कि नहीं मुझे तो ये पसंद है। तो कम समय में ज्यादा से ज्यादा आप टारगेट को ग्रुप आप क्या कर सकते हो, इनकॉर्पोरेट कर सकते हो, और उसके लिए आपको समय भी कम लगेगा, ठीक है। तो A, B and E would be the correct answer. Now, 9 number question is the parametric tests are used when variables are qualitative, distribution is normal and data is skewed, observation are independent. तो आंसर would be, यहाँ पे क्या पूछा है? पैरामेट्रिक टेस्ट, डिस्ट्रीब्यूशन इज नॉर्मल, ठीक है। सी, जो एनोवा है, काई स्क्वायर है, ठीक है, फिर पैरामेट्रिक टेस्ट है, नॉन पैरामेट्रिक है, एंड इसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स, वो दोज आर इम्पॉर्टेंट। यहाँ से हर बार क्वेश्चन पूछा जाता है डिफरेंट एंगल में। आपको सिचुएशन दे दिया, उसके ऊपर आपको चूज करना है अकॉर्डिंग टू सिचुएशन। ये एनोवा होगा, काई स्क्वायर होगा, एफ टेस्ट होगा, टी टेस्ट होगा। तो कब कौन सा टेस्ट हम लोग यूज करते हैं, कौन से सिचुएशन में, मतलब इम्प्लीकेशन वाला क्वेश्चन, ये आपको समझना, सिर्फ रटने से नहीं होगा, है ना। इसलिए मैं बोलती हूँ जब भी मैं रिसर्च पढ़ाती हूँ मैं बोलती हूँ SPSS जितने भी सॉफ्टवेयर टूल्स हैं, ठीक है, शॉर्ट टर्म कोर्स होते हैं भाई कर लो, बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आगे जाके भी आपको एंड अगर आप रिसर्च वाले एरिया पे जाना चाहते हो, PhD करना चाहते हो, इवन असिस्टेंट प्रोफेसर भी बनना चाहते हो, तो बेसिक नॉलेज होना चाहिए कौन से टेस्ट कहाँ पे अप्लाई किया जाता है, कौन से सिचुएशन में अप्लाई किया जाता है, राइट। तो बेसिक SPSS का कोर्स कर लो, बहुत सारी यूनिवर्सिटी कंडक्ट कराते हैं, अपना आँख और कान खुला रखो, देखो कब होता है, ठीक है। इट विल टेक अराउंड 7 days कोर्स होता है, 11 days कोर्स होता है, इवन पेड कोर्स भी होता है, आपको सर्टिफिकेट मिलेगा,
इंस्टॉल कर लेना, मतलब SPSS का वो आपके ऑथेंटिसिटी ये सब देना पड़ता है इंस्टॉलेशन के लिए, समथिंग प्रोसीडियर होता है। अगर आप कोर्स करते हो तो ही आपको इंस्टॉलेशन वाले वो पावर मिलता है। जो भी है देख लो कहाँ पे SPSS का कोर्स होता है, वहाँ से कर लो। एटलीस्ट आप ये थॉट प्रोसेस आपको क्लियर हो जाएगा कहाँ पे काई स्क्वायर लगाना होता है, एनोवा, टी टेस्ट, पी टेस्ट, जो भी टेस्ट है वो कहाँ पे लगाना होता है, ठीक है। क्योंकि आपको फीचर्स तो जानना ज़रूरी है, पर कैसे उसको यूज़ करना है, वो रियलिटी में कैसे यूज़ करना है वो जानना ज़्यादा ज़रूरी है, और वहाँ से ही क्वेश्चन बनता है, ठीक है। अभी डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है, डायरेक्ट क्वेश्चन एक दो आपको पूछा जाएगा। देखो, ट्रेंड एनालिसिस कराने का मतलब यही है, जो इम्प्लीमेंटेशन वाला क्वेश्चन है, ठीक है, अगर रिसर्च से 5 क्वेश्चन बन रहा है तो 2 क्वेश्चन तो आएगा डायरेक्ट, ठीक है, और 3 क्वेश्चन आएगा इम्प्लीमेंटेशन वाला क्वेश्चन। तो इम्प्लीमेंट डायरेक्ट क्वेश्चन तो आप थ्योरी पढ़ के जाओगे, आसानी से कर पाओगे, पर इम्प्लीमेंटेशन वाला क्वेश्चन अगर आपने यूज किया है कोई सॉफ्टवेयर, अगर आपने डेटा एनालिसिस किया है रिसर्च वर्क के लिए, तो ही आप कर पाओगे। आप मतलब थ्योरी पढ़ के आप अंदाजा लगा सकते हो, पर बेटर क्लियरिटी के लिए आपको सॉफ्टवेयर यूज करना आना चाहिए, ठीक है। नाउ 10 नंबर क्वेश्चन इज द एडवांटेजेस ऑफ यूजिंग प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। फिर से आया प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग आर perfect control of exogenous variable, convenient when the sample is very small, absence of sampling biasness, lesser degree of judgment, faster and cost effective. तो आंसर would be advantage पूछा है probability sampling का, perfect control on the extraneous variable, फिर absence of the sampling biasness, फिर होगा lesser degree of judgment, ठीक है ना। 11 नंबर क्वेश्चन इज, यहाँ पे वेरिएबल्स दिया है, ठीक है, और कैरेक्टरिस्टिक दिया है। अगर ये 10 आप सॉल्व किए हो क्वेश्चन, उसमें से अगर देखो गौर करो तो वेरिएबल वाला जो पार्ट है एंड सैम्पलिंग वाला जो पार्ट है वो इम्पोर्टेंट है। यहाँ से 3-4 क्वेश्चन ऑलरेडी पूछा गया है, तो ये आपको 100% करके जाना है। डिफरेंट टाइप ऑफ वेरिएबल, डिफरेंट टाइप ऑफ सैम्पलिंग प्रोसीडियर्स एंड उसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स। नाउ कमिंग बैक टू द पॉइंट, लिस्ट 1 वेरिएबल क्या है, एक्सपेरिमेंटल, ऑर्गेनिक, असाइन एंड डिपेंडेंट, ठीक है। तो एक्सपेरिमेंटल वेरिएबल जो है वो है मैनिपुलेटेड, हमको पता है मैनिपुलेटेड ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। ऑर्गेनिक इसमें क्या है, कैन नॉट बी ऑल्टर्ड बाय द रिसर्चर। असाइन वेरिएबल क्या है, असाइन वेरिएबल मेजरेबल एंड कैन नॉट बी मैनिपुलेटेड, ठीक है। डिपेंडेंट वेरिएबल क्या है, इट इज प्रिज्यूम्ड कॉज ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल। नाउ 12 number question is what is a correct sequence of statistical data analysis, ठीक है, gathering, analyzing, organizing, interpreting। फर्स्ट होगा गैदरिंग, ठीक है, फर्स्ट हम लोग डेटा इकट्ठा करेंगे, ठीक है, उसके बाद डेटा को ऑर्गेनाइज करेंगे, ठीक है, उसके बाद हम लोग डेटा को एनालाइज करेंगे एंड लास्ट हम लोग डेटा को इंटरप्रेट करेंगे, ठीक है। तो 2 would be the correct answer। Now 13 number question is assertion reasoning वाला question है, statistic is a servant not a master of logic rather than end of a research। रीजन में क्या पूछा है, careful correction and logical analysis of data contributes more to the research of truth than the statistics। सिर्फ फर्स्ट वाला तो एकदम करेक्ट है assertion, ठीक है, कि statistic is a servant of logic rather than end of a research, ठीक है, क्योंकि अगर स्टैटिस्टिक्स हम लोग इम्प्लीमेंट करेंगे, ठीक है, डेटा पे एनालाइज करने के टाइम पे, तो ही रिजल्ट रिसर्च का कंक्लूजन निकल के आएगा, ठीक है। तो इट एक्ट एज अ सर्वेंट, ठीक है। नाउ रीजन में क्या बोला है, केयरफुल कलेक्शन एंड लॉजिकल एनालिसिस ऑफ डेटा कंट्रीब्यूट्स मोर टू द रिसर्च ऑफ ट्रूथ देन द स्टैटिस्टिक्स, ठीक है। तो केयरफुल कलेक्शन सिर्फ रिसर्च प्रोसीडियर में आपको डेटा कलेक्शन और लॉजिकल एनालिसिस, ठीक है, ये 2 पैरामीटर्स जो है सिर्फ यही कंट्रीब्यूट नहीं करता है, ठीक है।
क्या पूछा है? मोर टू द सर्च ऑफ ट्रूथ ऑफ स्टैटिस्टिक्स। नो, यहाँ पे अगर लेस होता तो आंसर करेक्ट होता, तो रीजन गलत है, तो ए इज करेक्ट, आर इज नॉट करेक्ट। ठीक है। नाउ 14 number question is the account for the difference in pre-test means or for statistically equating groups on the factors and covariates that investigator suspects may influence the dependent variable. We use what test? Ranked sign, MANOVA, ACNOVA and Pearson. तो आंसर would be ACNOVA। ठीक है। अब ANCOVA क्या है? ANCOVA is a short analysis of covariance. Analysis of covariance combination of ANCOVA regression analysis in the turn of ANCOVA examines the influence of the independent variable on a dependent variable while removing the effect of covariate factor. Multivariate analysis variance MANOVA क्या है? Procedure provides regression analysis and analysis of variance for multiple dependent variable by one or more factor variable covariates. Wilkson's sign rank test is a non-parametric statistical hypothesis test used either to test the location of the population based on sample data or to compare the location of the two population using the matched sample. Pearson correlation क्या है? It is a Pearson correlation coefficient is a test statistics that measure the statistical relationship association between the two continuous variable. ठीक है। तो एनकोवा, मैनोवा, फिर साइन रैंक टेस्ट, फिर पियर्सन कोरिलेशन, सब टेस्ट के बीच में डिफरेंस जान के ही जाना, यहाँ से क्वेश्चन बनता है। नाउ 15 नंबर क्वेश्चन इज स्टडी इज डिजाइन टू असेस द इफेक्ट्स, क्या पूछा है? इफेक्ट्स ऑफ एजुकेशनल प्रोग्राम ऑन द स्टूडेंट्स अचीवमेंट। In this study, the variables that is educational program and achievement are, आपको फिर से बोलना है कौन से दो फैक्टर है, एक तो है स्टूडेंट और है एजुकेशनल प्रोग्राम। स्टूडेंट अचीवमेंट एंड एजुकेशनल प्रोग्राम, कौन सा क्या वेरिएबल है? ठीक है। तो एजुकेशनल प्रोग्राम, ठीक है, इट इज अ इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है। और जो आपके स्टूडेंट्स अचीवमेंट है, ठीक है, वो क्या है? वो है डिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है। तो एजुकेशनल प्रोग्राम मैनिपुलेटेड हो सकता है पर स्टूडेंट्स अचीवमेंट मैनिपुलेटेड नहीं हो सकता है। नाउ quant-qual notation indicates the qualitative research dominates the quantitative aspects of in the given study. Quantitative and qualitative aspects of a study are equally distributed. Qualitative methods are embedded with the quantitative design. Mixed method approach is invalid for the given study. तो quant-qual notation क्या है? Qualitative methods are embedded within the quantitative design. ठीक है। 3 would be the correct answer. अब देखो क्वांट क्वाल क्या है? इट इज अ डिडक्टिव सिक्वेंशियल डिजाइन वेयर द कोर कंपोनेंट इज क्वांटिटेटिव, ठीक है, एंड द सप्लीमेंटल कंपोनेंट इज क्वालिटेटिव। नाउ 17 number question is when the histogram reaches its peak at the sample median and then decreases uniformly both of the side of this point, it's called as what? देखो ये है मीडियन, ठीक है, ऐसे अगर जब सॉरी यहाँ पे ऐसे होगा, मेरा थोड़ा सा पिक्चर टेढ़ा हो गया, तो ठीक है, बोथ जब डिक्रीजेस बोथ यूनिफॉर्मली बोथ ऑफ द साइड ऑफ द पॉइंट, इट्स कॉल्ड एज नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है। नाउ क्या पूछा है? द फॉलोइंग डेटा शोज द सैंपल वेट्स ऑफ अ न्यूबॉर्न ऑफ टू एडजेसेंट सिटी, सिटी 1 एंड सिटी ए एंड सिटी बी। तो n कितना है? सैंपल साइज 50 है, यहाँ पे भी 50 है, x कितना है? 6.8, y 7.2, s स्क्वायर 5.2 and s स्क्वायर 4.9। ठीक है। तो which will be the suitable test of the hypothesis assess if the mean of the weights of newborn varies significantly or not? तो answer would be pair t test।
ठीक है, देखो ये भी इम्प्लीमेंट वाला क्वेश्चन है, इसलिए मैं पूछ रही हूँ कौन से टेस्ट कहाँ पे यूज होता है, ये जान के जाना बहुत जरूरी है। ठीक है, नाउ पेयर टी टेस्ट कब यूज होता है? पेयर टी टेस्ट इज यूज्ड when we are interested in difference between two variable for the same subject। न्यूबॉर्न सेम सब्जेक्ट है पर हम लोग दो डिफरेंट सिटीज में कर रहे हैं। ठीक है, तो डिफरेंस बिटवीन टू वेरिएबल और फॉर द सेम सब्जेक्ट्स हम लोग पेयर टी टेस्ट यूज करते हैं। ठीक है, नाउ पावर ऑफ टेस्ट इज व्हाट? यहाँ पे देखो ऑप्शन दिया हुआ है, क्या क्या है? एबिलिटी टू डिटेक्ट द रियल इफेक्ट इन अ पॉपुलेशन बेस्ड ऑन अ सैंपल टेकन फ्रॉम द पॉपुलेशन, प्रोबेबिलिटी ऑफ करेक्टली रिजेक्टिंग द null hypothesis when it is true increased when the sample size increases, probability of correctly rejecting null hypothesis when it is false decreased when the sample size increases। ठीक है, ये तो बिल्कुल नहीं होगा। Probability correctly rejecting null hypothesis when it is false, फिर increase when the sample size increases, and ability to detect the real effect in a population based on a sample taken from the population। तो 1, A, C and D would be the correct answer। ठीक है, now 20 number question क्या है? The sequential steps of the construction of a questionnaire। क्वेश्चनियर क्या है? एक टूल है। क्वेश्चनियर कैसे बनाना है वो आपको पूछा है। ठीक है, कौन से सीक्वेंस में क्वेश्चनियर प्रिपेयर किया जाता है, क्या क्या है? ऑर्डरिंग एंड सीक्वेंसिंग द क्वेश्चन, कंस्ट्रक्टिंग द क्वेश्चन, आइडेंटिफाइंग द कंस्ट्रक्ट, डिसाइडिंग फॉर्मेट ऑफ क्वेश्चन, राइटिंग इंस्ट्रक्शन फॉर द रिस्पोंडेंट। तो फर्स्ट क्या होगा? आइडेंटिफाइंग द कंस्ट्रक्ट, फिर होगा डिसाइडिंग फॉर्मेट ऑफ द क्वेश्चन। ठीक है, फिर होगा कंस्ट्रक्टिंग द क्वेश्चन, फिर होगा ऑर्डरिंग द सीक्वेंस ऑफ द क्वेश्चन एंड लास्ट में राइटिंग इंस्ट्रक्शन फॉर द रिस्पोंडेंट। तो 3 वुड बी द करेक्ट आंसर। नाउ 21 नंबर क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? द सीक्वेंशियल स्टेप ऑफ कैलकुलेशन ऑफ द एफ टेस्ट। ठीक है, देखो क्या है? फर्स्ट, square each row total, arrange the raw data in a tabular form, calculate the row total and column total, compute the mean values for a column, square each row scored and calculate the square column total and the grand total। तो फर्स्ट क्या होगा? arrange the raw data in a tabular form। कोई भी आप डेटा जब एनालिसिस कर रहे हो, इवन एक्सेल में भी है, आपको रॉ डेटा को आपको अरेंज करना पड़ता है ना? जितने भी रॉ डेटा में एरर से उसको रिमूव करना पड़ता है और उसको टेब्यूलर फॉर्म में सजाना पड़ता है। ठीक है, उसके बाद क्या होगा? कैलकुलेट द रो टोटल एंड द कॉलम टोटल। ठीक है, फिर स्क्वायर द ईच रो टोटल, उसके बाद होगा कंप्यूट द मीन वैल्यूज ऑफ द कॉलम, फिर क्या होगा? square each row score and calculate the square column total and the grand total। तो 2 would be the correct answer। अब F test क्या है? F test is a statistical test that used in hypothesis testing to check whether the variances of the population or two samples are equal or not। In an F test, the data follows the F distribution। This test uses the F statistic to compare two variances by dividing them। यहाँ पे हिंदी पे है, देख लेना। फिर 22 नंबर क्वेश्चन इज टू स्टैंडर्डाइज अ टूल विद अ लिंकर्ड समेटेड रेटिंग टेक्निक द आइटम एनालिसिस इज डन। क्या ऑप्शन है यहाँ पे? बिफोर द ट्रायल टेस्ट ऑन अ स्मॉल ग्रुप ऑफ सब्जेक्ट, after the trial test on a small group of subject, after calculating the discriminatory power of the items, after estimating the test-retest reliability of the tool। तो आंसर would be after trial test on a small group of a subject। ठीक है, तो स्टैंडर्डाइजेशन के लिए कोई भी स्केल इंस्ट्रूमेंट जो भी हो, पहले स्मॉल ग्रुप में उसको इम्प्लीमेंट किया जाता है, देखा जाता है कि वो कितना रिलायबल है ना, वो कितना वैलिड है, उसका कंसिस्टेंसी क्या है। ठीक है, तो लिंकर स्केल assume the strength and intensity of an attitude is linear। The continuum of strongly agree to strongly disagree makes the assumption that attitude can be measured।
ठीक है। लिंकर्ड स्केल आप लोग ने देखा होगा, अगर आप शॉपिंग करने जाते हो या कोई भी ऐप यूज करते हो, है ना, वहां पे ऐसे ऑप्शन आता है कि गुड, ठीक है, उसके आगे आता है बेटर, उसके आगे आता है एक्सीलेंट, ठीक है। ऐसे ऐसे आपके इमोटिकॉन भी आते हैं कि बड़ा बड़ा करके, बहुत खुश है बंदा, फिर थोड़ा सा खुश है ना, फिर ठीक ठाक है वो के टाइम, फिर बैड एक्सपीरियंस, बैड भी होता है, मतलब ये इमोटिकॉन में दुखी वाले इमोजी होते हैं, दोज आर लिंकर्ट स्केल, है ना, ऐसे लिंकर्ट स्केल को यूज किया जाता है, ठीक है। Now, 23, a set of data was statistically analyzed using F-test. The result indicated that there are differences somewhere among the groups. A post-hoc test is conducted to identify if the group differ significantly or not. This can be, यहाँ पे 4 ऑप्शन है, सेफ्स कॉन्फिडेंस इंटरवल, टी टेस्ट, फिर स्काई-स्क्वायर एनालिसिस एंड पियर्सन कोरिलेशन। तो आंसर would be safe confidence interval. Now, 24 number question is possible causes of type 2 error in a hypothesis testing are, क्या क्या ऑप्शन में है, measurement error, n too small, p value is too conservative, treatment and effect not properly applied and p value is too liberal. यहाँ पे ऑप्शन में क्या क्या है आप देख लो। फर्स्ट क्या बोला है, पॉसिबल कॉजेज ऑफ टाइप 2 एरर ड्यूरिंग हाइपोथेसिस टेस्टिंग, ठीक है। तो फर्स्ट क्या होगा, मेजरमेंट एरर होगा, फिर n इज या वुड बी टू स्मॉल, n मतलब क्या है, सैंपल साइज, ठीक है, सैंपल साइज अगर कम होता है तो एरर का चांसेस बढ़ जाता है, अगर सैंपल साइज ज्यादा होता है तो एरर का चांसेस घट जाता है, ठीक है। नाउ फिर क्या होगा, ट्रीटमेंट एंड इफेक्ट नॉट प्रॉपरली अप्लाइड, तो A, B and D would be the correct answer. Now, 25th number question is non-response error, response error and tabulation error are type of what type of error? Sampling error, non-sampling error, hypothesis testing error and variable error. So answer would be non-sampling error. Now, ये 2019 वाले क्वेश्चंस हैं, तब बहुत ही इजी क्वेश्चन बनाया जाता था एकदम डायरेक्ट अप्रोच से, इम्प्लीमेंटेशन वाला क्वेश्चन नहीं आता था। पर अगर आप 2020 से क्वेश्चन देखते हो, थोड़ा सा मॉडिफाइड होना चालू हुआ क्वेश्चन का पैटर्न, इवन अभी 2023 2022 वाले में इम्प्लीमेंटेशन बेस्ड रिसर्च से क्वेश्चन पूछा जाता है। इसलिए कौन से टेस्ट कहाँ पे अप्लाई होता है, सैम्पलिंग, वेरिएबल, डिफरेंट टाइप ऑफ वेरिएबल, ये वाला जो पार्ट है ये इम्पोर्टेंट है, छोड़ के नहीं जाना है, बिल्कुल पढ़ के जाना है, क्योंकि देखो 3-4 क्वेश्चन तो बनता है, 3-4 क्वेश्चन बनता है रिसर्च से। रिसर्च का एक हिडन पार्ट है पूरे सिलेबस के, जो होम साइंस सिलेबस है उसका एक हिडन पार्ट है, इसका कोई यूनिट नहीं है, पर हर यूनिट के जो 10th नंबर पॉइंट है वो रिसर्च से है, ठीक है, तो इसको पढ़ के जाना है। Now, in retrospective research studies, which of the following type of research methodology is used? Observational, historical, quantitative and action. क्या पूछा है, retrospective मतलब जो past में हो गया है, तो it would be related to the historical one. Now, regression analysis is a particular interest. 4 ऑप्शन है, for testing the difference between means of two groups, for testing difference among more than 3 different groups, for testing association between two variables, for identifying risk factors in causal factor analysis. Regression analysis जब होता है तो difference देखने के लिए नहीं, relationship test करने के लिए होता है और एसोसिएशन देखने के लिए होता है, तो 3 would be the correct answer for testing the association between two variable, ठीक है। Now, type 1 error is in drawing statistical inference while testing the null hypothesis is rejecting HO when it is true, accept HO when it is false, accept HO when it is true and reject HO when it is false.
तो आंसर क्या होगा? आंसर वुड बी आपके रिजेक्ट HO व्हेन इट इज ट्रू। ठीक है। Now, difference between the mean of researcher sample and the mean of the population sample is known as confidence interval, आप sampling error, significance level and standard deviation. तो answer would be sampling error. ठीक है। Now, in experimental study, researcher collects information on attributes of interest but not influence the event. Researcher influences event and investigates the effect of intervention. Researcher collects the data forwards the time from the start of the study. Researcher collects the data referring the past events. So answer would be research. Researcher influence the event and investigate the effect of the इंटरवेंशन। तो एक्सपेरिमेंटल जब भी बोला जाता है हम लोग इफेक्ट है ना, प्रायर इफेक्ट देखते हैं। ठीक है। नाउ विच ऑफ द मोस्ट अप्रोप्रिएट टेस्ट सिग्निफिकेंस एसोसिएशन बिटवीन मदर्स एजुकेशन एंड चिल्ड्रन स्कूल अटेनमेंट। एसोसिएशन पूछा है, एसोसिएशन फ्रीक्वेंसी दोज आर रिलेटेड टू व्हाट? काई स्क्वायर टेस्ट। ठीक है। नाउ लास्ट क्वेश्चन है ये, विच ऑफ द फॉलोइंग लिस्ट प्रेजेंट द सेक्शन ऑफ द रिसर्च रिपोर्ट इन द करेक्ट ऑर्डर। आपको रिसर्च रिपोर्ट, ठीक है, कैसे प्रिपेयर करना है उसका सीक्वेंस पूछा है। ठीक है। तो आंसर क्या होगा? आंसर आपके होगा टाइटल पेज, फिर एब्स्ट्रैक्ट, फिर टाइटल, इंट्रोडक्शन, मेथड, result, discussion, conclusion, references and appendix. 3 would be the correct answer. So ये था आपके पूरे सीरीज ट्रेंड एनालिसिस वाला। रिसर्च से मैं कंटिन्यूअसली आपको बोलते हुए आ रही हूँ, मैंने लास्ट में कोई भी आपको टेबल प्रोवाइड नहीं किया क्या क्या पढ़ना है। सैम्पलिंग अच्छे से पढ़ के जाना है, डिफरेंट टाइप ऑफ वेरिएबल अच्छे से पढ़ के जाना है, डिफरेंट टाइप ऑफ टेस्ट एंड यूजेस ऑफ दोज टेस्ट, रियलिटी में कैसे हम लोग यूज करते हैं वो पढ़ के जाना है। ठीक है। ये 3 कोर डोमेन है। उसके साथ साथ आप डेटा कैसे एनालिसिस करोगे, रिसर्च कैसे, रिसर्च रिपोर्ट कैसे लिखोगे, है ना, फिर आपके जो पेपर है, रिसर्च पेपर है, वो कैसे ड्राफ्ट करोगे, इसका जो सीक्वेंस है ये भी इम्पोर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बनता है, ये भी आपको पढ़ के जाना है। ठीक है। तो नेक्स्ट वीक हम लोग मिलेंगे एक्साइटिंग न्यू सेशन के साथ। हम लोग कंसेप्ट से चालू करेंगे। ठीक है। बहुत हम लोग ने MCQ कर लिया है, अभी हम लोग थोड़ा सा फोकस वे में पढ़ेंगे। ठीक है। कंसेप्ट पढ़ेंगे। यूट्यूब में क्लास रहेगा थर्सडे, फ्राइडे एंड सैटरडे को। ठीक है। हम लोग नेक्स्ट वीक मिलते हैं। पर इफ यू वांट टू ज्वाइन द पेड बैच कोर्स, ठीक है, 6 to 11 सितंबर तक ऑफर पीरियड है, 10% डिस्काउंट आपको मिल जाएगा सारे कोर्सेज में। ठीक है। तो आपको कौन से कोड यूज करना है? TD10 अगर आप करते हो तो 10% आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। होम साइंस के 3 यूनिट ऑलरेडी कंप्लीट हो गया है, 4th यूनिट हम लोग चालू करने वाले हैं। इफ यू वांट टू ज्वाइन यू कैन ज्वाइन, यू आर ऑलवेज वेलकम। ठीक है। तो हम लोग स्ट्रैटेजिकली प्रिपेयर करते हैं, बहुत कुछ नया डिस्कशन करते हैं। ठीक है। तो हम लोग मिलते हैं कल आपके लिए और एक एक्साइटिंग न्यू सेशन लेके आऊंगी जिसमें हम लोग कुछ नया डिस्कशन करेंगे। ठीक है। तो कल हम लोग लाइव मिलेंगे, 8 बजे मिलेंगे। ठीक है। एंड तब तक के लिए टेक केयर।